हम लोग आज पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। हमने अब तक काउंटर करंट मैकेनिज्म पढ़ लिया, यूरिन फॉर्मेशन पढ़ लिया। जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर मैं उन दोनों के बाद किसी को बोलूं इस चैप्टर, वो है ये रेगुलेशन ऑफ जीएफआर। याद होगा जीएफआर हम क्या बोल रहे थे? जीएफआर स्टैंड फॉर ग्लोमेरुलेशन फिल्ट्रेशन रेट। हम में से हर किसी का कितना है? 125 ml पर मिनट। ये हम सबका जीएफआर है। दो कंडीशन हो सकती है, या तो किसी पर्सन की बॉडी में जीएफआर बढ़ सकता है या किसी पर्सन की बॉडी में जीएफआर कम हो सकता है। ज्यादा हो गया, मान के चलिए 140 ml पर मिनट फिल्ट्रेट बन रहा है, एक कंडीशन तो ये हो सकती है। और एक कंडीशन ये हो सकती है कि शायद जीएफआर डाउन हो जाए और 110 मान लीजिए 110 ml पर मिनट का फिल्ट्रेट बनना है। सवाल ये, क्या इससे भी प्रॉब्लम होती है कि फिल्ट्रेट ज्यादा और कम बने? बिल्कुल होती है, क्योंकि ये देखिए किससे कनेक्ट है, किसी भी चीज से। जैसे मान लीजिए मैं चाय छान रहा हूँ, उसमें एक रेट है कि इतने मिनट में इतनी ml चाय नीचे आनी चाहिए। अगर ज्यादा उसमें चाय आ गई उसी टाइम के अंदर, इसका मतलब क्या कारण होगा? या तो चाय ज्यादा है मेरे पास, सो दैट्स व्हाई कम टाइम में ज्यादा चाय डाल रही है उसके ऊपर, या चाय मेरे पास उतनी है लेकिन चाय ज्यादा रफ्तार से अब आ रही है। दो चांसेस हैं। पहला क्या होगा कि हम क्या बोलते हैं, अगर किसी बंदे का ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, जो कि एक बंदे कितना होता है? 5 लीटर होता है। अगर ब्लड वॉल्यूम बढ़ जाए, खून बढ़ जाएगा, तो ऑब्वियस ही बात है पर मिनट में आने वाला ब्लड 1100 से 1200 ml नहीं होगा, 1400 ml ब्लड हो गया। अब जब आने वाला अमाउंट ज्यादा हो गया ब्लड का, तो फिल्टर भी ज्यादा बनेगा। यानी कि ब्लड वॉल्यूम बढ़ने से भी हमारा जीएफआर बढ़ सकता है, हाँ कि ना? खून ज्यादा होगा तो फिल्टर भी ज्यादा बनेगा। दूसरी समस्या, अगर चलो खून ना बढ़े, खून उतना ही 5 लीटर है, लेकिन मेरे को कोई टेंशन होगी तो मेरी बॉडी ने सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट कर दी, जिससे मेरी बॉडी में सर्कुलेशन फास्ट हो गया। यानी अगर मेरी ब्लड की जो स्पीड है, अगर वो ज्यादा हो जाए तो कम टाइम में ज्यादा ब्लड आएगा। ब्लड उतना ही है लेकिन स्पीड बढ़ जाने से उसी टाइम में ज्यादा ब्लड आ रहा है। जब ब्लड की स्पीड बढ़ जाती है तो भी जीएफआर बढ़ता है ना भाई। ब्लड की स्पीड से आपको पता है ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, यस और नो? यानी ब्लड प्रेशर का असर आपकी किडनी पे पड़ते भी तो है। ब्लड प्रेशर का असर किस पे पड़ता है? मेनली किडनी और ब्रेन पे पड़ता है सबसे पहले। यानी कि हाई बीपी समस्या, अगर आपके बॉडी से फिल्ट्रेट निकलता जाएगा इतना, तो आपका तो ब्लड लॉस का काम खत्म हो जाएगा एक टाइम बाद। तो यानी कि हमें जीएफआर को नॉर्मल लेके आना पड़ेगा। पहले समझ जाइए, जीएफआर बढ़ने के दो कारण हो सकते हैं। या तो मेरी बॉडी में खून ज्यादा हो गया, ज्यादा खून होगा तो फिल्टर भी ज्यादा बनेगा, या क्या पता खून उतना ही है लेकिन ब्लड की स्पीड तेज हो गई है जिससे हमारा बीपी हाई हो गया हो, या दोनों समस्या हो। तो जीएफआर को नॉर्मल करने के लिए हमें दोनों को सॉल्व करना पड़ेगा। तो हाई जीएफआर में बॉडी क्या जो ट्रीटमेंट फॉलो करती है, ट्रीटमेंट मतलब बॉडी का एडजस्टमेंट। बॉडी इसमें क्या ट्रीटमेंट करती है? सबसे पहले कराती है वैसोडाइलेशन। क्या कराती है? वैसोडाइलेशन। डायलेट का मतलब होता है फैल जाना, वैसो का मतलब होता है वेसल। जब आपकी बॉडी की आर्टरीज जो है, किस क्या बात कर रहे हैं? आर्टरीज। जब आर्टरीज एक्सपेंड हो जाएंगी तो एक्सपेंड होने के बाद आप जानते हो कि जितना बड़ा वॉल्यूम होगा उतना उसका स्पीड स्लो होगा। यानी कि बॉडी वैसोडाइलेशन से आपका बीपी नीचे ले आती है। दूसरा मसला सॉल्व हो गया सर। लेकिन अगर पहले की बात है, वो कैसे सॉल्व होता है? बॉडी इस केस में क्या करती है? ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन को थोड़ी देर के लिए स्लो कर देती है। जब ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन थोड़ी देर के लिए स्लो हो जाएगा तो फिल्ट्रेट के थ्रू ज्यादा लॉस होगा बॉडी के फ्लूइड का। जब बॉडी के फ्लूइड का एक्सेस लॉस होगा तो बॉडी फिर से ब्लड वॉल्यूम को नॉर्मल ले आएगी। यानी कि ऊपर से नीचे लाने के लिए ज्यादा मशक्कत नहीं करनी पड़ती, मशक्कत करनी पड़ती जब जीएफआर कम होता है। ठीक है, अब सुनिए हाई। अब मैं आपको एक पहले छोटी चीज समझा दूं। एक होता है जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। क्या होता है? जक्स्टा ग्लोमेरुलर अपैरेटस। अब सर ये क्या होता है? हम लोगों ने जब नेफ्रॉन का डायग्राम बनाया था, वो डायग्राम प्रॉपर सही नहीं था मेरा से, वो हाइपोथेटिकल डायग्राम था, टॉपिक को समझने के लिए था। इवन बायोलॉजी के फील्ड में हर किसी डायग्राम को पहले हाइपोथेटिकली पढ़ा जाता है, देन आपको रियलिस्टिक पढ़ाते हैं। क्योंकि फर्स्ट टाइम अगर आपने रियलिस्टिक पढ़ लिया आपको टॉपिक ही समझ में नहीं आता। तो अब मैं आपको बना रहा हूँ रियलिस्टिक डायग्राम। डिफरेंट वाला है ये। क्या बनाता है? ऐसे कैपिलरीज बनाता है। क्या बनाता है? ऐसे कैपिलरीज। इसको आप क्या बोलते हो? पेरिट्यूबुलर
कैपिलरीज कहते हैं। क्या कहते हैं इन्हें हम? पैरीट्यूबुलर कैपिलरीज, जिसका हमने जिक्र नहीं किया क्योंकि मुझे नहीं लगा इसकी नीड है। और इसको आप क्या बोलते हैं? दिस इज वासा रेक्टा, दिस इज लूप ऑफ हैनले। ये एक्चुअल का ऐसे होता है, खून यहां से ऐसे जाता है। आप देख रहे हो कि यहां पर डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियल, ग्लोमेरुलस, एफरेंट आर्टेरियल तीनों मिल रहे हैं। यहां पर स्पेशल सेल्स के ग्रुप पाए जाते हैं। क्या देखा जाता है कि डीसीटी के सेल्स एफरेंट आर्टेरियल में सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इसको क्या बोलते हैं? जक्स्टाग्लोमेरुलर सेल। मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है, इसको जस्टा की बोल रहे हैं क्योंकि जस्ट ग्लोमेरुलस के साथ में प्रेजेंट है। ये जस्टा याद है? जक्स्टा मींस नेक्स्ट को, मतलब जस्ट साथ वाले को बोलते हैं जक्स्टा, ठीक है। प्रॉक्सिमल मींस नेक्स्ट, लास्ट वाले को डिस्टल, तो दैट मींस के साथ में प्रेजेंट है ये। यहाँ पे एफरेंट आर्टेरियल, तो इनके सेल से मिलकर एक स्पेशल टाइप का सेल्स का ग्रुप बनता है। ये जो पूरे स्पेशल सेल्स का ग्रुप बनता है, इस पूरे ग्रुप को क्या बोलते हैं? जेजी अपैरेटस। जिसका सबसे ज्यादा मुख्य सदस्य कौन है? जेजी सेल इसका सबसे ज्यादा मुख्य सदस्य है। पहली बात, ये अपैरेटस कहां बनता है? जहां पर डीसीटी, एफरेंट आर्टेरियल और ग्लोमेरुलस, जहां ये चारों मिल जाए वो एरिया क्या बन जाता है? सर क्या मतलब सारे नेफ्रॉन में बनता है? आंसर नो, सारे नेफ्रॉन में नहीं बनता, कुछ ही नेफ्रॉन में ऐसा देखने को मिलता है। बट हमने जब बनाया था डायग्राम नेफ्रॉन का, तो हमने तो कहीं डीसीटी घुमाया नहीं, क्योंकि मैंने क्या बोलता, वो हाइपोथेटिकल डायग्राम है, रियलिस्टिक तो ये वाला है। देखो ना, उसके बाद कौन सा आ गया ना, प्रॉक्सिमल, लास्ट और डिस्टल आ गया, बीच वाला दिख रहा है, लूप ऑफ हैनले साफ चमक रहा है ना, तो अलग से दिखता है लूप ऑफ हैनले। आते कहते सर आपने दिखाया था पीसीटी तो लूप ऑफ हैनले, ये तो एक ही लाइन में आ रहा है। नहीं, एक लाइन में नहीं आता, पीसीटी ऐसे आ जाएगा तो लूप ऑफ हैनले ऐसे आ जाएगा। मतलब लूप ऑफ हैनले साफ चमकता है कि ये रहा लूप ऑफ हैनले, ठीक है। तो मुझे कहते हैं कि पीसीटी सेम ऑस्मोलैरिटी पे होता है, लेकिन लूप ऑफ हैनले डिफरेंट ऑस्मोलैरिटी पे। तब ये काम सिर्फ कहाँ चलता है? लूप ऑफ हैनले में। इसका रीजन ही सर इसका प्लेसमेंट में। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर आते हैं, थोड़ा जूम भी कर लिया इसको आप करते हो। अब तो घुमाते रहे, खड़ा रहना, मैम बैठ के क्या करेगा। देखो दो चीज़ ट्रेनिंग दे रहा हूँ, तो वीडियोग्राफी सीख जाएगा, मीट में जाएगा, कॉलेज में मैंने किसी लड़के ने कहा फोटो ले ले मेरी, क्या हाँ वहाँ पे शौक होता है ना, जब फेस्ट होता तो उनको चाहिए होता फोटोग्राफर एक। हाँ कौन एडिट करके भेजेगा? अब नहीं बैठेगा पूरे खड़ा होगा। तो ऐसा होता है कि जैसे ही आपकी बॉडी का जीएफआर कम होता है, आपके बॉडी के जीएफआर के कम होते के साथ ही, अच्छा यहाँ पे भी दो रीजन होंगे, ब्लड वॉल्यूम का यहाँ पर कम हो जाना और बीपी का डाउन चले जाना, ये दो रीजन आपको गिरा देंगे जीएफआर। अब हमें दोनों को सॉल्व करना है, एक को तो सॉल्व करना नहीं, क्योंकि समस्या जब दो से आ रही है तो दोनों को सॉल्व करना है। तो जैसे ही आपकी बॉडी का जीएफआर लो होता है, तुरंत सिग्नल जाता है किसके पास? हमारे जेजीए अपैरेटस के पास। किसके पास जाएगा? जेजीए अपैरेटस के पास। वो सो रहा होता है, जीएफआर कम हुआ, बॉडी बोलते हैं ए जेजीए सुनना भाई, इसको बोलते हैं जग्गा भाई, ए जग्गा भाई सुनना, कर क्या हुआ? अरे यार बॉडी का जीएफआर कम हो। तो कह रहा क्या, क्यों परेशान कर रहा है? कह रहा यार मेरा जीएफआर बढ़ा दो ना। तब जग्गा भाई का एक दोस्त होता है, उसका नाम क्या है? जेजी सेल। जेजी सेल को तुरंत जेजीए बोलता है कि बेटा एक काम कर, बॉडी में जीएफआर की समस्या आ गई तो एक काम कर, अपना बॉडी में जीएफआर को बढ़ा। कहता ठीक है बॉस। तुरंत वो रिलीज करता है केमिकल, जिसको बोलते हैं क्या? रेनिन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेनिन क्या करता है? रेनिन सबसे पहले उतरता है ब्लड के अंदर। जैसे लेट्स सपोज दिस इज द ब्लड वेसल, और ब्लड में उतरने के बाद बोलता है जेजीए, रेनिन का काम होता है एंजियोटेंसिन नाम के प्रोटीन को कन्वर्ट करना। अब ये प्रोटीन कहाँ से आता है? जो लीवर होता है, लीवर लगातार एक प्रोटीन को ब्लड में उतारता रहता है, इसको बोलते हैं एंजियोटेंसिन। नाम से पता लग गया, एंजियो मींस वेसल, टेंसिन मींस टेंस, माने कॉन्ट्रैक्शन पैदा करना, लेकिन इनएक्टिव फॉर्म में होता है। जैसे ही रेनिन प्रोड्यूस हुआ, ये इस एंजियोटेंसिन को 1 में कन्वर्ट करता है। किसमें? एंजियोटेंसिन 1 में। यानी रेनिन ने क्या किया? रेनिन ने इस एंजियोटेंसिन नाम के प्रोटीन को, जो कि लिवर से बनता है, इसको कन्वर्ट किया 1 में। फिर और क्या होता है? फिर इसके बाद इसको कन्वर्ट करना होता है एंजियोटेंसिन 2 में। लेकिन सवाल है, इसके लिए चाहिए एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, और ये एंजाइम कहाँ होता है? ये एंजाइम होता है फेफड़ों में। कहाँ होता है? फेफड़ों में।
जैसे ही एंजियोटेंसिन 1 बनता है उसके बाद आपके लिवर आपके लंग से क्या निकलता है, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम, जो इस 1 को किसमें हेल्प करेगा कन्वर्ट होने में, 2 में। यहां से 2 अपना दिखाएगा जलवा। 2 कहता है 2 काम करता है। सबसे पहला 2 जाता है किसके पास, एड्रिनल ग्लैंड के पास, और लेके जाता है AK47। कहता सुन बे, बॉडी में GFR कम हो गया। तो कह रहा मैं क्या करूं, कह रहा तेरे से तो बात ही नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ कॉर्टेक्स से। कॉर्टेक्स में 3 पार्ट है। कह रहे किससे बात कर रहे हो, कह रहे मैं बात कर रहा हूँ मिनरलोकॉर्टिकॉइड से। यानी सब बच गए। मिनरलोकॉर्टिकॉइड कहता सुन बे, बॉडी में हो रहा है इसके ब्लड हो रहा कम। कह रहे हाँ, हम क्या करें, तो मिनरल बैलेंस करता ना, कह रहे हाँ इधर आ। तब ये एड्रिनल ग्लैंड में जो मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, मिनरलोकॉर्टिकॉइड को रिलीज करवाता है, और उसका कौन सा हार्मोन आएगा, एल्डोस्टेरोन। यानी एल्डोस्टेरोन को कौन रिलीज करवा रहा है, एंजियोटेंसिन 2। तुरंत जैसे ही इसने एल्डोस्टेरोन को रिलीज कराया, वो तुरंत जाएगा DCT के पास, भागता भागता। कहे क्या हुआ यार, तुम्हारी इतनी बड़ी पहुंच है, मुझे बताया नहीं कभी। कह क्या हुआ, अरे मैं सो रहा था यार, तुम्हारा बंदा आके कह रहा चलो काम करो। तुरंत एल्डोस्टेरोन जाएगा DCT के पास, उससे बोलेगा चलो बेटा Na+ एब्जॉर्ब करो, Cl- एब्जॉर्ब करो, क्योंकि जब सॉल्ट एब्जॉर्ब होगा तभी तो बॉडी में वाटर रिटेंशन रहेगा, और साथ ही ये सॉल्ट के साथ साथ वाटर का एब्जॉर्प्शन भी क्या होगा, चलो बेटा वाटर तुम भी आओ, क्योंकि सॉल्ट आएगा तो पानी आएगा। यानी ये सॉल्ट और वाटर का आपके ब्लड में रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा, आपकी किडनी का कराएगा रीअब्जॉर्प्शन, जिससे कहाँ आएगा, ब्लड में आएगा। अब ब्लड में जितना सॉल्ट पानी भरोगे वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी कि इस मसले से आपके ब्लड वॉल्यूम का पंगा सॉल्व, लेकिन बीपी का तो सॉल्व हुआ ही नहीं। अरे एक ही तो तुमने सॉल्व किया ना, तुमने ये वाला सॉल्व किया तो सॉल्व ही नहीं हुआ। एंजियोटेंसिन 2 फिर कहता है भाई मेरा काम हो गया, अब मैं काम और करने जा रहा हूं। ये बॉडी में जितनी भी आर्टरीज है, आपके हार्ट की आर्टरी, ब्रेन के हर आर्टरी का जाके गला दबा देगा। माने ये एज अ वैसो कॉन्स्ट्रिक्टर काम करता है। कॉन्स्ट्रिक्टर माने प्रेस करने वाला, वेसल्स को दबा देगा। जब वेसल्स को प्रेस कर देगा तो आप भी समझदार हैं, वेसल को प्रेस करने के बाद वेसल का साइज छोटा हो जाएगा, आर्टरीज का साइज छोटा हो जाएगा। आर्टरी साइज छोटा तो ब्लड फ्लो इंक्रीज, दूसरा पंगा भी सॉल्व। जब दोनों पंगे सॉल्व हो गए तो GFR सुनिए कैसे बढ़ेगा। 110 से 115 हो गया, 120 हो गया, 125 हो गया। अगर 125 पे हमने नहीं रोका तो अब बंदा रोएगा हाई GFR से। जैसे ही 125 होता है तुरंत एक बंदा लोटा लेके बैठा होता है हमारी बॉडी में, ठीक है। इसका काम होता है मोटर को बंद करना। जैसे ही 125 हुआ, लोटा छोड़ के भागता तुरंत हार्ट के पास, और हार्ट के पास तुरंत इंफॉर्मेशन पहुंचती है, हार्ट के राइट एट्रियम में पहुंचता है वो बंदा भागता हुआ। वो कब भागेगा, जब आपका GFR कितना पहुंचेगा, तब तक नहीं भागेगा। जैसे ही भागा वहां पे हार्ट के एट्रियम से बोलता है, ओ भाई सुन सुन सुन, करा अब 125 पहुंच गया, करा तो फिर अबे नॉर्मल का नॉर्मल हो गया, इससे ज्यादा हुआ तो हम मरेगा हाई GFR से। तो तुरंत हार्ट के पास एक फैक्टर होता है, उस फैक्टर का नाम होता है ANF। क्या होता है, ये फैक्टर जो है ना, ये फैक्टर से डरता बहुत है। जी ये बहुत डरता है। तुरंत जैसी ANF आया, ANF तुरंत यहां पर आता है, किसके पास आके जे से बोलता है, ओ शांत हो रहा है कि 2 कान पे, कह रहा सॉरी बहुत गलती हो गई। तो जैसे ही ANF सीक्रेट हुआ, जे काम करना बंद कर देता है। जे ने काम करना बंद हुआ, सारा सिस्टम बंद हो गया। यानी GFR जहां है वहीं रहेगा। यानी कि GFR को नॉर्मल जैसे ही हो जाता है, नॉर्मल होने से रोकने का काम किसका होता है, आपके हार्ट का होता है। आपका कौन सा हार्ट का कौन सा चैम्बर, राइट एट्रियम से निकलता है आपका फैक्टर ANF। नाम सुनना, 8 नैट यूरेटिक फैक्टर, एट्री नाइट यूरेटिक फैक्टर इसको बोलते हैं, ANF बोलते हैं, ठीक है। इसका काम होता है इस सिस्टम को बंद करना। इस सिस्टम में क्या क्या इस्तेमाल हुआ, इस सिस्टम में सबसे पहले इस्तेमाल हुआ रेनिन का, हाँ कि ना। इसके बाद किसका इस्तेमाल हुआ, एंजियोटेंसिन का। इसके बाद एल्डोस्टेरोन का, हाँ कि ना। तो इस सिस्टम में 3 चीजें इस्तेमाल होती है, रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन। तभी से इसका नाम क्या पड़ गया, रास सिस्टम। इसको मतलब रास लीला कहता हूं। तो
तो जैसे ही आपका जीएफआर लो जाएगा तुरंत आपका जेजी apparatus एक्टिवेट होता है, जेजी सेल्स को बोलता है बेटा इसका रेनिन जाता है ब्लड में, लिवर से क्या आता है एंजियोटेंसिन जिसको कन्वर्ट होता है 1 में करेगा, फिर 1 को होने के लिए 2 में क्या चाहिए एसी एंजाइम जो कहाँ से मिलेगा लंग से मिलेगा, 2 जाके 2 काम करेगा, एक तो पहला रिलीज करेगा एल्डोस्टेरोन, दूसरा खुद जाके वेसल को प्रेस करेगा, जिससे इससे बढ़ेगा बीपी उससे बढ़ेगा ब्लड वॉल्यूम, बट 125 होते ही एएनएफ बंद कर देगा सारा सिस्टम।